अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है पीपीएससी लेक्चरर फिजिक्स की तैयारी के लिए। तो उसी सिलसिले में हमने हैलिडे रेजनिंग रेन की बुक से जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमने स्टार्ट किए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेजरमेंट्स के स्टार्ट किया था, तो आज भी हम मेजरमेंट्स ही से उसके मज़ीद एमसीक्यूज़ हम वो डिस्कस करेंगे। तो हैलिडे रेजनिंग रेन की बुक जो चूज़ करने का बेसिक मकसद यही है कि एचआरके की जो बुक है इसमें से जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होती हैं। तो जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम वाले पेपर बनाते हैं तो वो यहीं से एमसीक्यू उठा लेते हैं। चाहे आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट एमफिल की प्रिपरेशन कर रहे हो या एमफिल या पीएचडी के लिए, या आप केपी में हो या आप कराची के लिए हो, जहाँ पे भी आप फिजिक्स का एग्ज़ाम देंगे, ये जो बुक है एचआरके, इसके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो जॉब टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने मेजरमेंट्स के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, और आज हम मज़ीद जो मेजरमेंट्स के एमसीक्यूज हैं फ्राम एचआरके वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एमसीक्यू है द एसआई स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज बेस्ड ऑन। जो टाइम का स्टैंडर्ड है जो हमने एसआई के लिए सिलेक्ट किया वो किस पे बेस करता है, क्योंकि जितने भी साइंटिफिक वो यूनिट्स हैं उनकी कोई ना कोई बेस ज़रूर है। ये नहीं है कि ऐसे उन्होंने जी वो साइंटिफिक यूनिट बना दिया। हर साइंटिफिक यूनिट के पीछे एक उसकी बेस मौजूद है। तो ये पूछ रहा है कि जो टाइम की बेस है वो क्या होगी। तो पहला ऑप्शन है डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अगर हम इसको टाइम स्टैंडर्ड की बेस मान लें डेली रोटेशन ऑफ अर्थ, क्या हमारा टाइम एक्यूरेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं हमारी अर्थ क्या होती है, एलिप्टिकल होती है। तो एलिप्टिकल जब होती है तो जो जो एलिप्टिकल शेप होती है वो इस तरह करके होती है। अब यहाँ पे सही तरह ड्रॉ नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। तो और यहाँ पर जो हमारा सन वो यहाँ पर होता है, यहाँ पे करके सेंटर में नहीं होता। अगर तो हमारा होना बिल्कुल जिस तरह सर्कल होता है, तो सर्कल का जो सेंटर में सन होता है, ये नज़र ही नहीं आ रहा आज। लेकिन जो एलिप्टिकल होता है उसका जो सन जो होता है वो फोकस पर होता है अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ। तो यहाँ पर सन मौजूद होता है क्योंकि वो सेंटर में मौजूद नहीं होता। तो जब जो अर्थ है वो सन के पास होगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करेगी, और जब वो सन से दूर होगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इट मीन्स हम रोटेशन ऑफ अर्थ को हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, ये फिक्स्ड नहीं है। अगर तो हमारी अर्थ पूरी तरह स्फेरिकल होती सर, तो फिर ज़ाहिर सन ने सेंटर में होना था। तो जब सेंटर में होना था तो आप जानते हैं कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो इक्वल रेडियस पे लाई करता है। आप जहाँ से मर्जी डायरेक्शन में जाए, चाहे यहाँ से चले जाएं यहाँ से चले जाएं, वो सब का जो रेडियस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। लेकिन जो एलिप्स होता है वहाँ पर जो ये एक फोकस होता है और एक फोकस यहाँ पर होता है। तो जो अर्थ होती है जो वो जब इस यहाँ पे पास होगी, क्योंकि यहाँ पे अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस कम है तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पर जब अर्थ आएगी तो क्योंकि अब वो अब सन से दूर होगी तो उसकी रोटेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। इस वजह से ये तो हम ऑप्शन नहीं ले सकते। सेकंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय क्रिप्टोन 86। तो ये भी हम टाइम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। द ईयरली रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन, तो ये मैंने बता चुका हूँ कि रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ये हम नहीं ले सकते। अब प्रिसीजन पेंडुलम क्लॉक, तो पेंडुलम आप जानते हैं वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा नन ऑफ दीज। यहाँ पर कोई भी आंसर जो करेक्ट आंसर वो नहीं दिया होगा। अगर मज़ीद इसकी यहाँ से आप ये सारी आप पढ़ भी सकती हैं। मैंने जो लेक्चर सीरीज़ बनाई है वो उस तरह बनाई है कि आपको वर्डिंग में भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो, वीडियो फॉर्म के लेक्चर में भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो। तो यहाँ से आप पढ़ सकती हैं हिस्टोरिकल टाइम स्टैंडर्ड्स वर ऑफन बेस्ड ऑन। तो ये सारी इंग्लिश है तो मैं इसका सम अप कर देता हूँ कि 18 to 19th सेंचुरी जो पहले इट वाज अज्यूम्ड दैट द अर्थ डेली रोटेशन वाज कांस्टेंट। पहले ये समझा जाता
कि जो अर्थ की रोटेशनल है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन जब बाद में मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई तो पता चला कि जो अर्थ होती है वो इज़ ग्रेजुअली स्लोइंग, वो कांस्टेंट नहीं होती, उसमें रेगुलरिटीज़ मौजूद हैं। और ये कब कंफर्म हुआ? अर्ली 20th सेंचुरी में ये बात कंफर्म हुई। द टाइम स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन अर्थ रोटेशन वर रिप्लेस्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूज फ्रॉम, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में, तो सारा कंसेप्ट मैंने आपको ऐसे बता दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, तो सिग्निफिकेंट फिगर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। किसी भी मेजरमेंट्स में जो हमारे इम्पोर्टेंट, जो हमारे कंसर्न्ड, जो हमारे डिजिट्स होती हैं वो उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। मेजरमेंट में हर डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होता, कुछ डिजिट्स वो हमारे मेजरमेंट से क्यों, उसमें मे भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब, उस वजह से वो हमारा एडिशनल डिजिट ऐड हो गया हो, मे भी हमारी गलती की वजह से हमने सही तरह मेजरमेंट ना की हो, उस वजह से वो एडिशनल जो डिजिट है वो ऐड हो गया। तो इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करते हैं। जिस साइंटिफिक मेजरमेंट में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो दूसरा जो साइंटिस्ट है वो समझ जाएगा कि इसकी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसने मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कम की हैं। तो इसलिए जो साइंटिस्ट हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख के अंदाज़ा लगा लेती हैं कि किसी साइंटिस्ट ने कितनी अच्छी मेजरमेंट की है। तो ज़ाहिर क्योंकि मेजरमेंट जब हम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट होने के चांसेस मौजूद होते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए उन्होंने सब साइंटिस्ट ने मिलकर रूल्स डेवलप किए हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो पॉइंट के बाद मैं आपको यहाँ पे सारे रूल्स तो नहीं बताऊँगा, बस इसी का रूल बताऊँगा जो क्वेश्चन है कि पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो और जो पॉइंट के लास्ट वाली ज़ीरो होती है वो भी सिग्निफिकेंट ज़ीरो होती है। अगर यहाँ पे पॉइंट ना होता तो फिर ये 3 ज़ीरोज़ ने सिग्निफिकेंट नहीं होना था। तो लेकिन यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, तो इसलिए ये 2 ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट और ये जो लास्ट वाली ज़ीरो है ये भी सिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 2 और 3, 5 इसका फिर ये आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 15.0। अब ये बच्चे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि 15.0 है तो पॉइंट के बाद वाली जो जीरोज है वो सिग्निफिकेंट होती हैं अगर हमारी मेजरमेंट इस तरह आती है 15.0 0 अब देखिए इस पॉइंट के बाद 2 2 4 5 जीरोज हैं, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 7 होंगे। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 7 होंगे। पॉइंट के बाद जो जीरोज होती हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, दूसरा रूल आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो अगर हमारा डिजिट इस तरह होता 15, तो ये रूल्स जो है ना वो साइंटिस्ट ने डेवलप किए हुए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये रूल ऐसे क्यों है, ये रूल ऐसे क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो मेजरमेंट्स उसके हिसाब से रूल्स को डेवलप किया है। अब अगर इसकी बात करें, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इट मीन जब पॉइंट लगता है तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो जब पॉइंट नहीं होता था फिर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज नहीं होते बल्कि कम होती हैं। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है, तो और जब हम पॉइंट लगाते हैं तो ये छोटी वैल्यू बनती है। अब ज़ाहिर है कोई बंदा इतनी एक्यूरेटली मेजरमेंट, इतनी बड़ी जो मेजरमेंट एक्यूरेटली तो वो नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर जस्ट हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लेंगे। तो जब हम पॉइंट लगा लेते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि मेजरमेंट छोटी है और जो हमने अपरेटस यूज़ किया है तो वो इतना एक्यूरेट है कि उसने हमारा सारा जो है ना मतलब 10 एक आपने देखा होगा कि जो ऑपरेटर्स होती है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें वो मुख्तलिफ मेजरमेंट्स लेती हैं कि पॉइंट के बाद कोई जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ 8 डिजिट बताता है, कोई इंस्ट्रूमेंट 2 डिजिट बताते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट 3 डिजिट बताते हैं। तो हमने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया है जो पॉइंट के बाद हमें 5 डिजिट्स बता रहा है, तो इस मतलब है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है।
तो यहाँ पर इसी तरह हमारे पॉइंट के बाद जो जीरो वो सिग्निफिकेंट है, इट मीन्स यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्वेश्चन पीपीएससी में आ सकता है, तो इसलिए रोज आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं, पेपर में वो आपको कंफ्यूज लाजमी करेगा। इसलिए मैंने एचआर के ये एमसीक्यू उठाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर डायमेंशन नॉर यूनिट। तो हमने बता रहे हैं इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना ही डायमेंशन है और ना ही यूनिट है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा पहली बात करेक्ट आंसर सी है। तो उसको एक्सप्लेनेशन हम दे लेते हैं कि कैसे। द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। जो एंगल का यूनिट वो क्या होता है, रेडियन होता है। हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि ना ही डायमेंशन होनी चाहिए ना ही एंगल वो यूनिट होना चाहिए। तो एंगल की जो डायमेंशन है वो नहीं होती, लेकिन इसका यूनिट होता है वो है रेडियन। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला और करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। तो यानी कि सब के यूनिट्स मौजूद है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है इस यूनिट लेस है, इसका यूनिट नहीं होता और डायमेंशन लेस भी है। कैसे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, नॉर्मल फोर्स रिएक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। तो ये दो फोर्सेस के दरमियान ये रेशो होती है। नॉर्मल रिएक्शन वो भी फोर्स होती है और अप्लाइड फोर्स वो भी फोर्स होती है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स जब कट जाएगी तो उसका यूनिट भी नहीं होगा। इसी तरह जब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2। ये जो फोर्स की डायमेंशन है ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, जुबानी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। तो ऊपर भी MLT-2 क्योंकि फोर्स है, नीचे भी MLT-2 नीचे भी फोर्स है। तो ये दोनों काटे जाएंगे तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो फिर इसका करेक्ट यूनिट हमारे पास क्या होगा, ल्यूमिनस इंटेंस कोफिशिएंट फ्रिक्शन, सॉरी। तो इसका आंसर हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हमने बता रहा है कि कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इट ऑलवेज हैज अ यूनिट। तो ये जो आंसर है इट ऑलवेज हैज अ यूनिट, तो ये करेक्ट आंसर है, तो ये गलत नहीं है, हमने इनकरेक्ट बताना है। तो जो यूनिट है जो जिसका जो भी क्वांटिटी है उसका यूनिट लाजमी होगा। ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है कि जो जिसका यूनिट ना हो और उसकी डायमेंशन हो। तो जिसका यूनिट होगा उसके डायमेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि जो जिसकी डायमेंशन हो और उसका यूनिट ना हो। यूनिट होगा तो डायमेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन डायमेंशन हो और यूनिट ना हो ये इम्पॉसिबल है। तो यही बात मैंने बताई, इट मे हैव अ यूनिट, उसका यूनिट हो सकता है, इट नेवर हैज अ यूनिट। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं नीचे। There are some dimensional quantities which are unitless, बहुत से ऐसी quantities है जो unitless हैं। For example, strain is a ratio of original length to the extended length. The units get cancelled out in the numerator and denominator. तो यानी कि ऐसी quantities exist कर सकती हैं कि जिनका unit ना हो। ठीक हो गया। Hence it is a dimensionless quantity that has no unit. तो ये dimensionless quantity और इसका यूनिट नहीं है। लेकिन on the other hand एंगल मेजरमेंट इज डायमेंशनलेस। अब एंगल की वो डायमेंशन नहीं होती लेकिन उसका यूनिट होता है, उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर कंफ्यूज से बचना है तो आपने ये लाजमी आपने याद रखनी है। द dimensionless quantity may have a unit but it does not always have a unit. तो जो dimensionless quantity है वो यूनिट रख सकती है लेकिन always वो यूनिट हो ये नहीं हो सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एंगल है रेडियन उसकी डायमेंशन नहीं होती लेकिन उसका यूनिट होता है। तो but it does not always have a। तो फिर इसका हमारा आंसर क्या हो, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इट ऑलवेज हैज अ यूनिट। तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी का हमेशा यूनिट नहीं होता। जैसे मैंने नीचे एक्सप्लेन आपको की है,
जो एंगल है या स्ट्रेन है, अब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट भी नहीं है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी का यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डायमेंशनलेस क्वांटिटी का हमेशा यूनिट नहीं हो सकता। इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये गलत है, वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। इट नेवर हैज़ अ यूनिट, तो ये भी गलत है, उसका यूनिट हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ, तो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वो हमने बताने के इनमें किसके साथ वो मिलता है। तो नीचे इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये आपको होप सो नज़र आ रहा होगा, थोड़ी सी पीक जो है वो ब्लर है, मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ जूम करने की। तो ये आई थिंक आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा, तो नोट से अब आपको वो पीडीएफ में आपको देख लीजिएगा वहाँ से, तो ये फिर आपको सारी जो कैलकुलेशन है वो आपको नज़र आ जाएगी। तो इसका हमारे पास आंसर क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। तो इसका जूम भी ख़त्म मैं कर देता हूँ जो इसका ओरिजिनल है। तो आपको ना पीडीएफ नोट्स आप ले लीजिएगा, सारे क्या वो स्टेप्स हुए हुए हैं, तो यहाँ से फिर आपको पता चल जाएगा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है उसकी जो डायमेंशन है वो लेटेंट हीट के इक्वल होती है। लेटेंट हीट का ये डेफिनेशन क्या होती है, वो हीट जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल एक ये सॉलिड है, तो इसको आप क्या करते हो, आप हीट अप करते हो, तो साथ में आपने क्या रखा, आपने थर्मामीटर भी रखा कि सॉलिड में ये फॉर एग्जांपल ये आइस है, तो आपको लगी यार ये भी बताता है जब लेटेंट हीट क्या होता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेटेंट हीट। यहाँ से हमने क्या किया, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको गर्म कर रही हैं, और साथ में हमने क्या यहाँ पर रखा है, हमने यहाँ पे थर्मोमीटर रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ से नीचे से हीट तो जा रही है, लेकिन जो थर्मोमीटर है वो रीडिंग वो उसमें चेंज नहीं होगी, वो क्या रीडिंग देगा, 0 डिग्री से ही देगा, क्योंकि बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सी है, तो वो आपको क्या थर्मोमीटर 0 डिग्री ही देगा। हालांकि आप तो उसको गर्म कर रहे हैं, नीचे से हीट जा रही है, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जो आप हीट दे रहे हो वो आइस के जो बॉन्ड्स उनको वो तोड़ रहा है, तो जब वो बॉन्ड्स टूटेंगे तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो फिर भी आप वो देखेंगे उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी ही है, तो यानी आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सी, और आइस के फ़ौरन बाद जो बनने वाला लिक्विड है उसका भी पानी, उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सी। तो ये जो 0 डिग्री सी टेम्परेचर लिक्विड का होगा ये फ़ौरन वाला होगा, ये नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद भी उसका टेम्परेचर इतना ही रहेगा, नहीं। जैसे ही लिक्विड आइस लिक्विड में चेंज होगा तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी होगा, लेकिन चूँकि जो आप हीट पर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब वो लिक्विड बन जाएगा तब जो हीट आप उसको प्रोवाइड करेंगे वो उसको वेपोराइज करने में उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल जो लेटेंट हीट वो हीट होती है जो लिक्विड के जो मैटर की जो स्टेट है वो चेंज करती है। इसी तरह आइस को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो आइस और लिक्विड का टेम्परेचर सेम होगा, चाहे आप उसको गर्म भी क्यों ना कर रहे हो। इसी तरह जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो इसी तरह उनका 100 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो जो लिक्विड होता है उसका भी 100 डिग्री से टेम्परेचर होगा, जो वेपर्स होंगे उनका भी टेम्परेचर 100 डिग्री से ही होगा, क्योंकि जब आप एक फॉर्म मैटर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ज़रा आपने बॉन्ड्स को तोड़ना है, तो वो बॉन्ड्स कैसे टूटेंगे, जब आप हीट देंगे तो वो एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, इसलिए इसका नाम ही हमने रखा है छुपी हुई हीट, क्योंकि ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाती बल्कि ये मैटर की स्टेट को चेंज करती है। तो इसका आंसर हमारा लेटेंट हीट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन
length and width of a triangle is 2% and 3%. The total uncertainty in area of triangle, तो आप जानते हैं एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है। देखिए यहाँ पर क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज मल्टीप्लाई नहीं होंगे बल्कि ऐड अप होंगी। तो 2 + 3 इसका आंसर हमारा फिर क्या होगा, 5 होगा। ये आप याद रखना, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड अप होती हैं, ना कि मल्टीप्लाई होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ, यहाँ पर आपको बहुत सारे तरीकों से वो कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर इज इक्वल टू। तो यहाँ पर वो कुछ भी पूछ सकता है, वो सेमी सर्कमफेरेंस वो ले सकता है, और यहाँ पे डायामीटर की जगह वो एरिया पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है, यानी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये बहुत ज़रा आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये क्या इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है, तो इसका हम देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इसका पाई होगा। तो कैसे पाई आता है, द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी अलग से एमसीक्यू आ सकता है। द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यहाँ पर भी कंफ्यूज आपको करके पूछ सकता है। सर्कमफेरेंस की यहाँ पर क्या लगा सकता है, सेमी सर्कमफेरेंस। तो आपने जो स्टेटमेंट होती है वो आपने ध्यान से पढ़नी होती है, क्योंकि टेस्ट में जब हम बैठे होते हैं तो हम स्पीडें मार रहे होते हैं, प्रेशर में होती हैं, तो तब हम जो वर्डिंग है वो हम सही तरह नहीं देख पाते। तो आपने ये सही तरह से अंडरस्टैंड करनी है। द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर व्हाट द रेडियस इज। तो ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल यानी 2r। तो रेशियो का मतलब क्या, दोनों को डिवाइड करना, तो 2πr डिवाइडेड बाय 2r। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास पाई, क्योंकि 2r और ये 2r ये आपस में कट जाएंगे ऐसे। और यहाँ पर आपको इस तरह भी वो पूछ सकता है कि रेडियस को ऊपर रख ले, यानी वो कहे कि डायमीटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफेरेंस। तो अगर डायमीटर का वर्ड पहले आए तो फिर ये 2r ऊपर आएगा और सर्कमफेरेंस नीचे आएगा। तो यानी कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वे में वो आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, पाई होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू। तो होप सो आपको एमसीक्यू में मज़ा आया होगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर वो HRK के हम वेक्टर सीरीज को अब हम स्टार्ट करेंगे। मेजरमेंट्स के अब ये लेक्चर थे, एमसीक्यू थे। तो अब नेक्स्ट जो है HRK की जो एमसीक्यू वो हम वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा इसके पैरेलल जो बीपीएससी की जो एमसीक्यूज है, पेपर पास पेपर, वो भी अब मैंने उसको सोल्व करने का इरादा किया है। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इंशाल्लाह ताला बीपीएससी के जो पास पेपर के एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन, वो मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा। देखिए एमसीक्यू के आंसर तो आपको हर जगह से मिल जाती हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़रा मैटर करती है, क्योंकि जब आप एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन करते हैं तब फिर आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है। तो हर एमसीक्यू में एक कंसेप्ट छुपा होता है। तो इसलिए आज हमने तकरीबन 10 से 12 एमसीक्यू किए हैं, तो आपने 4 से 5 कंसेप्ट तो आपने यहाँ से गेन लाजमी किया अगर आपने पूरी वीडियो हमारी मेरी देखी और ध्यान से देखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।